गुड मॉर्निंग बच्चों, और कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक शानदार और नया वीडियो जो है फिजिक्स का। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 2। खास कर ये हिंदी मीडियम वालों के लिए जो बच्चे ज्यादातर जूझ रहे थे इस चीज के बारे में कि सर हिंदी मीडियम से भी वीडियो होनी चाहिए, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं कंटिन्यू लगातार बच्चों की सुविधा के लिए इसे बनाए रख रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करें। तो आइए आप लोग मेरे साथ जुड़िए। अब हमारे पास में सबसे पहले जस्ट उसके बाद हमारे पास में जो है आवेशों का मूलभूत गुण। देखो बेटा, यहाँ पे आप लोग बोर्ड जो आपके पास एग्जाम है या सीयूटी है या फिर आपके पास नीट है, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। अच्छा, क्योंकि यहां से बोर्ड क्लास में 2 क्वेश्चन 101 पूछे जाएंगे, चाहे वो 1 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स का हो, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहले देखिएगा आवेशों के मूलभूत गुण के बारे में हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आवेशों की जो गुण है, जैसे आप लोगों ने कहा कि सर ऐसा है, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। सर दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। सर विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये गुण है इनका। अच्छा जी, तो ऐसे और भी बहुत सारे गुण हैं आप लोगों को। तो उसमें पहला जो गुण मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है आवेशों की योज्यता का नियम। पहला गुण जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो कौन सा बताने जा रहा हूं बेटा, आवेशों की योज्यता का नियम। अब हमारे पास में यहां पे पहला जो है आवेशों आवेशों की योज्यता का नियम। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि आवेश की योज्यता का नियम क्या है, तो देखो बेटा ये बहुत सिंपल है। सर कैसे, सपोज आपके पास में कोई एक निकाय है। हाँ जी सर, एक निकाय है, वहां पर आप लोगों के पास में क्या है कि आवेश है Q1, आवेश है Q2, आवेश है Q3। सपोज यही है, और ये है आपके पास में 1 कूलाम। Q2 की वैल्यू जो है आपके पास में -1 कूलाम। इसके बाद में आप लोगों के पास में Q3 की वैल्यू वो है आपके पास में +4 कूलाम। हाँ सर ये है। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा। आप लोगों से पूछा है कि बताओ नेट चार्ज कितना है इसका, कुल आवेश कितना है इसका, इस निकाय का। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सर अगर मुझे यहाँ पे कुल आवेश निकालना है उसको लिखते हैं क्यू नेट। नेट का मतलब टोटल कितना हमारे पास चार्ज है इस सिस्टम के लिए, इस निकाय के लिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा सभी राशियों का क्या कर देते हैं, जो हमारे पास चार्ज रखे हैं उनका बीजगणितीय योग। अब ये बीजगणितीय योग क्या होता है, तो बीजगणितीय योग जो हमारे पास में होता है वो होता है कि इन सभी को सामान्य से जो गणित के नियम है उस हिसाब से जोड़ देता। तो हमने कहा कि सर कैसे, तो मैंने कहा ऐसा है कि सबको जोड़ दो। तो सर जोड़ देंगे, ये लो Q1 + Q2 + Q3, क्या ऐसे ना बेटा, इनमें ऐसे जोड़ना है विद साइन के साथ में चिन्ह। अब आप एक बात बताओ, Q1 की वैल्यू कितनी है सर, प्लस का 1 कूलम। अच्छा जी, फिर बताओ Q2 की वैल्यू कितनी है, -1 कूलम। तो फिर यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा मेरे बच्चे, और ये प्लस यहाँ से माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 कूलम, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 4 कूलम। आप एक बात बताओ, ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हुए तो कितना है आपके पास में 4 कूलम। तो हमारे पास में जो कुल आवेश है आया इस निकाय का वो कितना आया 4 कूलम, ये इसका आंसर होगा। तो आवेशों की योज्यता का नियम किस प्रकार से लिखोगे कि किसी निकाय में उपस्थित
कैसे लिखोगे बेटा, किसी निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण उस निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कहा सर? मैंने कहा किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे देखा हमने बीजगणितीय योग के बराबर होता है, पर होता है। ये आप लोगों एक स्टेटमेंट लिखोगे और इस प्रकार से इसको समझोगे। देखो किसी निकाय, ये निकाय है, इसमें कुल आवेश का मान, तो इसका कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित ये जितने भी आवेश उपस्थित है उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब मैंने आपको समझाया कि सिंपल सा, जो गणित में अपन जो प्लस है तो प्लस लिखे, माइनस है तो माइनस लिखे। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग क्या है, गलत नहीं करोगे। आगे चलते हैं अपन। तो आगे हमारे पास में आवेश संरक्षण का नियम, देखो यहाँ पे दूसरा नियम क्या है हमारे पास में, तो दूसरा नियम हमारे पास में है वो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम सबसे सिंपल सी बात, किसी निकाय किसी किसी विलगित निकाय, यहां पे एक शब्द जरूर लिखिए, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है या संरक्षित रहता है, नियत रहता है। एक सिंपल सी लाइन, यही आप लोगों का इसका मतलब हमारे पास में ये है कि कोई भी निकाय है, उस निकाय का जो आवेश है वो पहले और बाद में समान ही रहता है। सर बताइए कैसे? तो सुनो, जैसे आपके पास में यहाँ पे Na और यहाँ पे Cl है, पहले क्या है सर प्लस और यहाँ क्या है माइनस, ठीक है, इनसे क्या बना सर NaCl बना, ठीक है, हाँ सर बना। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस निकाय के बारे में बात करूं और इस निकाय के बारे में बात करूं, तो ये तो पूर्व की बात है और ये बाद की बात है। अब बताओ ये अगर हमारे पास में ये निकाय है, इस निकाय का आवेश यदि हमें देखना है, तो इस आवेश देखना है तो बताओ +1 सर, इसका तो इसका कितना होगा -1, टोटल देखा जाए तो कितना होगा 0। आप मुझे बताइए NaCl जो आपके पास में नमक होता है, तो क्या वो उस पर कोई चार्ज होता है ना सर, उसमें तो कोई चार्ज नहीं है। तो N+ और Cl-, तो यहाँ पे ये उदासीन है, और जब ये उदासीन होगा तो इस पे कुल आवेश का मान कितना होगा 0। तो मतलब पहले भी 0 था और बाद में भी क्या हो गया 0 ही रहा। इसका मतलब सर इसका आवेश जो है वो संरक्षित रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, न तो किसी निकाय का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, ये ऑलवेज मतलब हमेशा संरक्षित रहता है। इसे ही क्या कहते हैं बेटा, आवेश संरक्षण का नियम। ये सिंपल सा है, ठीक है ना, और यहां से कुछ ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आप लोगों को। अब इसके बाद में बात करें, दूसरा हमारे पास में होता है, हमारे पास में तीसरा नियम, आवेश
क्वांटीकृत का नियम या क्वांटमीकरण का नियम भी बोल दो, आवेश क्वांटीकृत का नियम। आवेश क्वांटमीकरण का नियम या आवेश क्वांटीकृत का जो नियम है, क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज, अगर मैं इसे कहता हूं कि ये क्या होता है, तो सुनो बच्चे, आप लोगों से यहां से एक क्वेश्चन 101% आएगा, चाहे वो बोर्ड की क्लास हो, चाहे वो सीयूटी की क्लास हो। तो यहां से अगर आप लोगों के पास में क्वेश्चन आएगा तो इसे देखेगा, और नीट वाले जो बच्चे अगर उनको ये नहीं आता तो वो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी ये आना चाहिए। सबसे पहले हम यहां बात करते हैं क्वांटा। आखिरकार क्वांटा होता क्या है, आखिरकार हमारे पास में क्वांटा होता क्या है। तो बेटा, किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान, किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसका क्या किया जा सके, जिसका आदान प्रदान किया जा सके, जिसका विनिमय किया जा सके, जो इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सके, वह न्यूनतम मान किसी भौतिक राशि का क्वांटा कहलाता है। तो यदि अगर मैं तुमसे कहूं चीज के बारे में कि बताइए, क्या आवेश जो है क्या भौतिक राशि है? हाँ सर, इसे मापा गया ना, 1 कूलम 2 कूलम भौतिक राशि है। अगर ये भौतिक राशि है तो फिर यहां पे ये कहा कि इस भौतिक राशि का न्यूनतम जो मान है, तो आवेश का न्यूनतम जो मान है, हाँ, तो उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो न्यूनतम मान क्या है। तो मैंने कहा कि भाई किसी भी आवेश को उत्पन्न करने के लिए मुझे कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा कि तो फिर भाई इलेक्ट्रॉन, तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन, तो सर मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो फिर वो उस आवेश का क्या कहलाएगा, क्वांटा। तो यहां पे क्वांटा शब्द का अर्थ है किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि का न्यूनतम वह मान जिसका आदान प्रदान किया जा सके, जिसका आदान प्रदान किया जा सके, किया जा सके। ओके सर, तो आवेश का क्वांटा क्या होगा, अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में कि आवेश का क्वांटा क्या होगा, तो आवेश का क्वांटा जो होता है, क्वांटा जो होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम माइनस। सर ये जो मिनिमम वैल्यू है इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा जी, ये क्वांटा है। सर आप तो बता रहे थे क्वांटमीकृत का नियम, आपने क्वांटा बताया, मैंने कहा हाँ मैंने क्वांटा बताया। क्यों? क्योंकि अब एक बात बताइए, क्वांटमीकरण का नियम ये है कि ये अगर ये ट्रांसफर होता है तो जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन या एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एक डिस्क्रीट और सतत रूप से इनका वितरण होता है, सतत रूप से नहीं होता। आवेश का विनिमय जो होता है वो सतत न होकर क्या होता है, विविक्त रूप से होता है, मतलब पैकेट के रूप में होता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 15 जाएंगे, मतलब होल्स नंबर में जाते हैं। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, वो क्या निकलता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, यहां से इंपॉर्टेंट बात, क्या किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश, आवेश इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। अच्छा सर, इसका मतलब पूर्ण गुणज होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के पास में कोई आवेश है,
कुल आवेश जो है वो क्या होगा सर, वो क्या होगा? मैंने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो इसलिए मैं n लिख देता हूं। तो Q बराबर में क्या आया? n। हमारे पास में किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश, कुल आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होगा। तो इसका मतलब सर ये n है, ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, 0 ऐसे हो सकते हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि n जहां पर क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन क्या है सर? इलेक्ट्रॉन एक आवेश का मान है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चलो ठीक है, लेकिन सर हमने देखा है कि हमारी बुक्स में तो ऐसे लिखा हुआ है प्लस माइनस एन ई, फिर इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, क्या? अगर हमारे पास में यहाँ पे एन और माइनस, ठीक है ना, ये आवेश कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं प्लस कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। बस एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्या बताया था? यदि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं, तो एक वस्तु से जब जाते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं, तो पहली वस्तु पे धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पे प्लस आवेश आएगा, और जिस पर गया वहां ऋणात्मक आवेश आता है। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं। अगर जा रहे हो तो प्लस, आ रहे हो तो माइनस, तो ये प्लस और माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे बोलते हैं आवेश क्वांटम का नियम। आवेश क्वांटमीकरण का नियम यदि आप लोगों को आए तो आप लोगों को ये वाली लाइन लिखनी है कि किसी वस्तु या किसी निकाय पर जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्या बच्चे बात समझ में आई? अगर आई हो तो फिर आगे चलते हैं हम यहाँ पे, और इससे इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन अपना आप लोगों को देखने को भी मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। चलो, अगर मैं बात करूं इसके बाद में नेक्स्ट, तो हमारे पास में हमने यहाँ पे आवेश योज्यता का नियम देख लिया, आवेश संरक्षण का नियम देख लिया, आवेश का क्वांटमीकरण का नियम देख लिया। एक आवेश निश्चितता का नियम भी होता है, आवेश निश्चितता का नियम। ये क्या होता है कि सर आवेश जो होता है ना वो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश चाहे धीरे धीरे जाए तो उसमें जो आवेश का मान है वो बदलेगा नहीं, स्पीड से जाए तब भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब इस वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो इसके वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसे बोलते हैं आवेश निश्चितता का नियम। अच्छा जी सर, ये बात समझ में आई। तो हम ये चार जो मुख्य मुख्य बात जो आप लोगों को मैंने बताई है, ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में है तो लिखना है। आगे चले, आगे बात करते हैं। हमारे पास में ये आवेशों के मूलभूत गुण कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे आता है इंपोर्टेंट टॉपिक। बहुत सी बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है कि द्रव्यमान और आवेशों में अंतर बताइए। क्या बताइए बेटा? हमसे बहुत सी बार पूछा गया है इस चीज के बारे में कि द्रव्यमान और आवेशों में अंतर बताइए। तो सबसे पहला जो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को जो लिखना है वो क्या लिखना है? द्रव्यमान और आवेश की परिभाषा। क्या लिखना है? द्रव्यमान और आवेश की परिभाषा। सबसे पहले अगर हम द्रव्यमान के बारे में बात करें तो यह किसी पदार्थ की निहित मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित निहित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान द्रव्यमान कहलाती है। अच्छा जी, अब हमारे पास में ये बात तो समझ में है कि द्रव्यमान क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर छोटी वस्तु होगी तो उसका द्रव्यमान कम होगा, 2 kg 3 kg। यदि बड़ी वस्तु होगी तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। अब बात यहाँ आती है, अगर छोटी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान कम क्यों है?
अरे भैया उसका पदार्थ ही कम है, उसमें जो पदार्थ की मात्रा जिनसे मिलकर वो बना है वो कम है, तो हम द्रव्यमान किसे कहेंगे? तो उसमें जितना भी जो आप पदार्थ की जो मात्रा है, कितना पदार्थ है, वो उसके द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। आया बात समझ में? अच्छा, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान एक और भी मैं आगे बताऊंगा कि द्रव्यमान जो होता है ये जड़त्व की माप भी है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको वो स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही रहना चाहेगा, क्यों? भारी है। अगर वो भारी है तो वो उसको बाह्य बल लगाया जाए तब भी वो क्या है, मुश्किल से, वो डिपेंड करेगा कि कितना बल बाह्य लगा रहे हो आप लोग। तो ये वजन की वजह से हो रहा है। वजन का मतलब बेटा द्रव्यमान ही है। इसका मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जलत्व भी ज्यादा होता है, और जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका जलत्व भी कम होता है। तो हम यहाँ पे द्रव्यमान को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, आवेश तो आप लोगों ने देख लिया कि आवेश क्या होता है, कि सर आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है जो कि क्या है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या दोनों को उत्पन्न कर देता है। तो हमारे पास में एक परिभाषा यहां से क्या लिखेंगे, आवेश, आवेश के द्वारा क्या उत्पन्न किया जा सकता है, के द्वारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों ही उत्पन्न किया जा सकता है, दोनों ही उत्पन्न किया जा सकता है। अच्छा, अब हमारे पास में है कि सर ये तो आपने द्रव्यमान और आवेश में परिभाषा के हिसाब से बता दिया कि हाँ, फिर मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में कि जहां द्रव्यमान है, जहां, यहां पे देखिएगा आप लोग इस चीज के बारे में क्या, कि जहां द्रव्यमान है, जहां द्रव्यमान है वहां निश्चित नहीं है, क्या वहां निश्चित नहीं है कि आवेश भी उपस्थित होगा, आवेश भी उपस्थित हो, आवेश भी उपस्थित हो। ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं इस चीज के बारे में कि भाई हाँ बोलिए कि हमारे पास में NaCl एक नमक है, अभी जस्ट बताया, लेकिन यहाँ पे हमने क्यू नेट देखा था, वो कितना देखा था, आवेश 0 था, लेकिन इसका तो कोई द्रव्यमान होता है, तो भाई इसका तो 23, और इस क्लोरीन का आप लोगों के पास में 33.5, सोडियम का 23, द्रव्यमान होता है कि नहीं होता, परमाणु का होता है ना, तो इनका द्रव्यमान होगा, लेकिन यहाँ आवेश, तो जहां द्रव्यमान है वह निश्चित नहीं है कि आवेश हो ही सही, नहीं भी हो सकता। अगर कंडीशन ऐसी होती तो यहाँ सोडियम, सोडियम का आप लोगों को पता है कि जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, तो आपको पता है कि 23.5 ग्राम, लेकिन आपके पास में ये परमाणु द्रव्यमान लिखा है मैंने सोडियम, और यहाँ पे आवेश तो है सर, यहाँ पे +1, तो ऐसी कंडीशन है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि द्रव्यमान हो तो वहां आवेश हो ही सही। समझ में आई बेटा बात? आगे चलो, आगे बात करें हम आवेश की। ये कंफर्मेशन, ये क्या बताता है, जहां आवेश होगा निश्चित, निश्चित वहां द्रव्यमान भी होगा, निश्चित वहां द्रव्यमान भी होगा। कंफर्म? हाँ मैंने की कंफर्म है भाई साहब, जहां पे आवेश होगा, अब जैसे कि एक बात तो यहाँ आवेश है कि नहीं है सर, द्रव्यमान तो होगा। अच्छा क्यों? क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण से गया है। हाँ सर, अब इलेक्ट्रॉन के आने और जाने के कारण से इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान तो होगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन गया तो बाकी बचा हुआ होगे
उनके द्रव्यमान बचेंगे, जिस पे गया उस पे द्रव्यमान लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, कोई सा भी कहीं भी यदि आपके पास आवेश हो तो वहां निश्चित है कि वहां द्रव्यमान होगा ही होगा, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके कारण से आता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं होता, क्या होता है? तो बात समझ में आएगी नहीं? आ गई। चलो आगे की यहां बात करते हैं, यहां बात करते हैं हम। देखिएगा ये क्या बताता है, सर ये क्या बताता है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आवेश आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। मतलब आवेश को यदि मैं किसी भी वेलोसिटी के साथ में या वेग के साथ में दौड़ाऊं तो क्या इसका चार्ज नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा? हाँ नियत रहेगा, जितना है इतना ही रहेगा। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और अगर मैं बात द्रव्यमान की करूं, अगर बात मैं किसकी करूं बेटा, द्रव्यमान की, तो यार द्रव्यमान आइंस्टीन, न्यूटन का द्रव्यमान आइंस्टीन समीकरण क्या कहता है, क्या कहता है कि द्रव्यमान जो है m0 अपोन में अंडर का 1 और हमारे पास माइनस का v अपॉन सी का यहां पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमारे पास में ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस द्रव्यमान के कारण से क्या है, यहाँ पे m0 क्या है, यहाँ पे आपके पास में m0 क्या है, तो m0 जो यहाँ पे आपके पास में जब वस्तु स्थिर अवस्था में या प्रारंभिक द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान, यहाँ पे आपके पास में ये क्या है, प्रारंभिक द्रव्यमान। ठीक है सर, प्रारंभिक द्रव्यमान है तो आगे। अच्छा इनका यहाँ पे कंफर्मेशन देख लेना, यहाँ पे इसका स्क्वायर होना चाहिए या होल स्क्वायर होना चाहिए इसे। यहाँ पे ये क्या होगा आप लोगों के पास में होल स्क्वायर होगा, माइनस का v अपॉन सी का होल स्क्वायर, आई थिंक देख लेना इसे ना। चलो जी, ये आप लोगों के पास में द्रव्यमान आइंस्टीन समीकरण होता है। इससे आप लोगों के बाद में ये द्रव्यमान बता दिया। v क्या है, v जो है आपके पास में ये वेग होता है, वस्तु का क्या होता है, वस्तु का वेग। अच्छा c क्या है, c प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। तो अगर हमारे पास में क्या होता है कि वस्तु का वेग, प्रकाश का वेग, अगर हमने कहा इस चीज के बारे में, तो ये जो आपके पास में देखिएगा वस्तु का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आप बोलोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। अब ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। जब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में यदि कोई जाता है तो बेटा वो स्पीड प्रकाश का वेग है। तो अगर हमारा वेग क्या पॉसिबल है क्या ऐसे, इतना वेग से तो नहीं है। परंतु यदि हमारे पास में, मैंने ये कहा कि यदि मैं जाने का प्रयास करूं, आधा ही अगर मैं यहाँ पे अगर ले लेता हूं इस चीज के बारे में कि v का मान थोड़ा सा बढ़ा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वेग बढ़ने पे द्रव्यमान वस्तु का घटेगा या बढ़ेगा? तो हम अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा द्रव्यमान घटेगा ना बेटा, द्रव्यमान बढ़ेगा। द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा जी देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये जो चीज आप लोगों को मैंने यहाँ पे समझाई है, इसमें देखिएगा आप लोग यहाँ पे m बराबर में मैं बता रहा हूं m0 अपॉन में अंडर का 1 माइनस v अपॉन सी का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या होगा, यदि सपोज कीजिए यहाँ पे कि v की जो वैल्यू है वो मैं इतनी ले लूं, प्रकाश का आधा तो चलो कम से कम, हाँ जी चलो, तो क्या होगा, तो यहाँ m0 अपॉन यहाँ पे रूट का, यहाँ पे 1 बाई, यहाँ पे v का मतलब कितना का c/2। अच्छा जी सर, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1/c, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बेटा ये किसकी वैल्यू रखी है मैंने, v की, c/2।
अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे m0 अपॉन में यहाँ सोल्व करे इसे 1 माइनस का c से c कैंसिल 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4। इसे सोल्व करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा √3 और ऊपर आ जाएगा 2, तो कितना आएगा m0 बटे में यहाँ कितना आ जाएगा √3 बटे में कितना आ जाएगा 4, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा बेटा m0, हमारे पास में क्या आ जाएगा m0। अब हमारे पास में अगर ये m0 आ जाता है और बटे में आ जाएगा √3, अगर मैं यहाँ पे इसका परमीकरण करता हूँ √3 से √3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 2 √3, यहाँ पे m0 और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 3 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3। अच्छा 1.3 की वैल्यू 1.7 होती है 1.73 लगभग और इंटू m0 अपॉन में 3 कीजिए, इसको अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6 और यहाँ आ जाएगा 4। अच्छा जी आप लोगों के पास में 2 के बाद में यहाँ देखा जाए m0 यहाँ आ जाएगा 3, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, पॉइंट लगा दो 3 1 जा 3 और लगा दो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास में 1 बचा 16 350, लगभग आप लोगों के पास में 1.15 m0। बताओ पहले m0 था, अगर उसे किसी पॉजिटिव नंबर से यदि मल्टीप्लाई किया जाता है जो कि 1 से ग्रेटर देन है, तो 1 से ग्रेटर देन आया, तो बताइए अब आप लोगों की m की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई। तो हमें ये चीज समझनी है, रीमान आइंस्टीन हमारे न्यूटन साहब ने बताया इस चीज के बारे में कि जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। अच्छा जी फिर सर हमें हमारी लाइफ में ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलता, तो यहाँ इसलिए नहीं मिलता सुनो, बिकॉज वी यहाँ पे देखो बहुत कम प्रकाश के वेग से हमारा वेग तो बहुत कम है भैया, हाँ सर ये तो बहुत कम है। इसको नीचे लेके चले जाए अगर आप लोग तो यहाँ v/c की जो वैल्यू है वो बेटा 1 से भी बहुत कम है, 1 से बहुत कम है सर कितनी, मैंने कि v/c की वैल्यू 1 से बहुत 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 कम है सर, हम मैं ऐसे मान लू 0.0000001 ऐसा, हाँ v/c की वैल्यू, क्योंकि यहाँ c का मान बहुत ज्यादा है, ये v का मान बहुत कम है और जब हम इसका डिवाइड करते हैं तो बहुत कम मान आता है, इसे मैं क्या मान लेता हूँ नेगलेट। अगर इसे नेगलेट मान लूंगा तो बेटा हमारे पास में m बराबर में m0 रूट का 1 माइनस का, यहाँ इसे नेगलेट मान लिया तो 0 m0 अपॉन यहाँ √1, यहाँ m0 √1 का मान 1 होता है, m बराबर में m0। सर इसका मतलब हमारा जो द्रव्यमान है वो तो जो पहले का प्रारंभिक द्रव्यमान वो का वही रहा, हाँ वही रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम डेली लाइफ में इतने वेग से थोड़ा ना चलते, प्रकाश का वेग 3 लाख एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, क्या एक सेकंड में हम 3 लाख किलोमीटर चलेंगे, हमारी राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड 1 घंटे की 360 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 360, तो उसकी स्पीड से तो हम काफी कम है। इस कारण से हमें हमारा जो द्रव्यमान है वो नियत बना दिखाई देता है। ये द्रव्यमान आइंस्टीन समीकरण को मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे की ओर चले, हाँ जी सर आगे की ओर चलो। अब हमारे पास में देखिएगा हम इसकी बात कर रहे थे कि द्रव्यमान और आवेश में अंतर बताइए, ये मैंने आप लोगों को इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इनमें अंतर बता दिया, ठीक है। और इसको द्रव्यमान आइंस्टीन समीकरण को भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों द्रव्यमान बढ़ेगा। तो दिमाग हमारे पास में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों, दिमाग में कभी कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। कंसेप्ट बनाओ, ऐसा बनाओ चाहे कमी बनाओ, लेकिन उसमें फिर किंतु और परंतु नहीं होने चाहिए। हाँ जी आगे बात करें, ये लो जी आगे आ जाइए। अब हमारे पास में आ गया विद्युतशीलता। देखो यहाँ पे आप लोगों के पास में ये जो विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, ये जो विद्युतशीलता है ये होती क्या है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो देखो यहाँ पे विद्युतशीलता जो है इस एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन, सिंपल सा एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं विद्युतशीलता। किसी पदार्थ वो अगर वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो कितना आवेशित होता है, आवेश होने की प्रवृत्ति
हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है कि हमारे पास में है कि किसी पदार्थ की प्रवृत्ति कि वह कितना आवेशित हो रहा है, कितना आवेशित हो रहा है, वो कितना आवेशित हो रहा है, इस टर्म को रिप्रेजेंट कौन करता है, वैद्युशीलता। समझ में आई बात? हाँ सर ये तो बात है। अब बात ये है कि यदि हमारे पास में निर्वात की विद्युतशीलता की बात की जाए, निर्वात, हमारे पास में निर्वात की वैद्युतशीलता की बात की जाए, वैद्युतशीलता, तो निर्वात की वैद्युतशीलता को मैं एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, जीरो से रिप्रेजेंट करता हूं। वैक्यूम, निर्वात, निर्वात का मतलब बेटा कांच में बंद, जहां कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, निर्वात। तो निर्वात जो है वो सबसे कम आवेशित, सबसे ज्यादा कम ध्रुवित होता है। तो हमारे पास में निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 8.8 कांस्टेंट राशि है, सबके लिए अलग अलग होती है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, -12, ठीक है। अच्छा जी, और क्या होगा, कूलाम अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है आपके पास में, ये मान होता है कांस्टेंट, जो आप लोगों को याद रखना है। अब ये मान आप लोगों को याद होना चाहिए, आगे काम में आएगा। अब हमारे पास में एक चीज आती है सर, कौन सी, तो हमारे पास में एक चीज आती है कि आपेक्षिक, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इसका दूसरा नाम परावैद्युतांक, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन आर से। हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होता है वो परावैद्युतांक का होता है। अब ये परावैद्युतांक के नाम से भी आता है और ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता के नाम से भी आता है। इसे इंग्लिश में रिलेटिव परमिविटी कहते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिविटी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक या इसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, सब एक ही बात है। ये क्या होता है, तो हमारे पास में यदि इसकी परिभाषा यदि हमें देखने को मिले तो हम कैसे देखेंगे, तो हम देखेंगे कि किसी वस्तु की, किसी वस्तु की माध्यम, माध्यम में वैद्युतशीलता व उस वस्तु की निर्वात में वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता के अनुपात, के अनुपात को को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। हाँ जी सर, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, मतलब हमारे पास एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये चीज आई है।
मतलब हमारे पास में प्रावैद्युतांक जो होता है वो अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है सर? मैंने कहा कि वो माध्यम की जो वैद्युतशीलता है और उस वस्तु को यदि निर्वात में रख दी जाए जब उसकी वैद्युतशीलता है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? प्रावैद्युतांक। और बेटा यहां से आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि माध्यम की वैद्युतशीलता निकालनी है मुझे, तो बेटा प्रावैद्युतांक जो गिवन होगा उसे निर्वात की वैद्युतशीलता से मल्टीप्लाई करके ज्ञात करेंगे। ये ध्यान रखना, आगे काम में आएगा। ठीक है, हाँ जी। और निर्वात के लिए यहाँ पे प्रावैद्युतांक का मान 1 होता है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, ये आपके पास में वैद्युतशीलता। अब वैद्युतशीलता के बाद में हम बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक की। वो क्या है हमारे पास में? तो वो है हमारे पास में यहाँ पे कूलाम का नियम। जैसा कि डायग्राम आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कूलाम का नियम। देखो ये कूलाम का जो नियम है, बेसिकली देखा जाए तो अभी तक आप लोगों ने बेसिक बेसिक बातें पढ़ी है। चैप्टर अब शुरू हो रही है कि कूलाम का नियम क्या है। तो यहाँ पे 2 प्लस आवेश रखे हुए, और ये कहाँ रखे हुए हैं? ये बेटा रखे हुए निर्वात में। कहाँ रखे हुए? ये निर्वात में। अगर निर्वात में 2 आवेश रखे हुए हैं, दोनों क्या है? बिंदुवत आवेश। दोनों क्या है बेटा? ये बिंदुवत आवेश। तो जब 2 बिंदुवत आवेश स्थिर अवस्था में रखे हुए हों तो उनके बीच में एक बल लगता है। वो कौन सा बल? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ये डिपेंड करता है कि वो विजातीय आवेश है या सजातीय आवेश है। यहां देखो ये दोनों किस प्रकार के आवेश है? तो आप बोलोगे सर ये सजातीय आवेश है। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसको बुलाएगा नहीं, ये इसको धकेलेगा कि तू उधर जा, क्यों तू उधर जा। तो इस पे एक बल लगेगा इस ओर, और इसको एक रिप्रेजेंट करने का हमारे पास में एक बल लग रहा है। अभी इलेक्ट्रिक एक वैद्युत बल लग रहा है, गुलाम का बल लग रहा है। वैद्युत बल जो ऐसे लगा, तो बताओ ये भी तो बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हाँ सर, ये भी क्या करेगा? ये प्लस है तो ये वाला इसको धकेलेगा, तो Q1 इस तरफ जाएगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है साहब, ये भी इस तरफ जा रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8। तो यहां से हमारे दोनों का 8 दे रखा है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि कूलाम के नियम के अनुसार ये जो बल लग रहे हैं ये परिमाण में बराबर होते हैं, तो इन वैद्युत बल का मान कितना होता है? तो उसके लिए कूलाम ने कुछ स्टेटमेंट दिए जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या क्या है? तो देखो यहाँ पे किसी देखो यहाँ पे किसी तो बिंदुवत तो बिंदुवत स्थिर 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 होना चाहिए, ये बिंदुवत होना चाहिए, ये तब लगता है, नहीं तो कूलाम का नियम नहीं लगता है। किसी 2 बिंदुवत स्थिर आवेशों के के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अब ये जो वैद्युत बल है ये आकर्षण वाला भी हो सकता है और बीच में प्रतिकर्षण वाला भी हो सकता है। तो लगने वाला वैद्युत बल का मान का मान क्या होता है? पहली चीज जो याद रखनी है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। उन आवेशों के गुणनफल
के समानुपाती, के समानुपाती। वह दूसरी बात, तो दूसरी कौन सी बात, वह उनके मध्य, उनके मध्य दूरी आर जो है के वर्ग, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती पाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये दोनों कहाँ रखे हुए, निर्वात में। तो इसका मतलब सुनो मेरी बात यहाँ पे। अच्छा, तथा यह माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, प्रकृति पर भी, प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। अब हमारे पास में बात आई कि चलो ठीक है, आप एक बात से क्या बोल सकते हो सर, एक बात से हम बोल सकते हैं कि F जो समानुपाती होता है वो किनके, प्रतिकर्षण आकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात आवेशों का गुणनफल करो और उनके समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तथा क्या होता है, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा F का मान 1/r इस पे भी निर्भर करता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यह है यदि आप लोग दूर दूर रहोगे तो प्रेम कम होगा, मतलब आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान घटेगा। यदि पास पास रहोगे, दूरी कम बल ज्यादा, मतलब आकर्षण ज्यादा रहेगा, मतलब हमें प्रेम ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे, और वो भी वर्ग के रूप में, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब इन दोनों चीजों से, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या लिख सकता हूं, तो समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा, ये माध्यम के ऊपर भी निर्भर करता है। तो यह एक समानुपाती नियतांक हटाएंगे F बराबर में K, जिसे कूलाम बल का नियतांक कहते हैं या समानुपाती नियतांक कहते हैं। तो कूलाम बल का नियतांक K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आप लोगों के पास में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण बताता है। F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 आवेश है, R दूरी है, K कांस्टेंट है, जिसे कूलाम बल का नियतांक कहते हैं। अभी आगे हम चर्चा करेंगे यहाँ इसके बारे में। यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। आगे चलते हैं, आगे क्या बात है देखिएगा। तो आगे हमारे पास में बात यह है कि ये सूत्र हमने डेवलप कर लिया कि F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है जहां के, जहां हमारे पास में K, जहां K कूलाम नियतांक है। क्या है बेटा? कूलाम नियतांक है जो माध्यम पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। अब हम बात करें यहाँ पे कि K का जो मान है वो कितना होगा, तो सर K का जो हमारे पास मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर 0 रख दिया तो ये किसके लिए लिखा? निर्वात के लिए। और निर्वात के लिए इसका मान फिक्स होता है और वो होता है 9.9 इंटू 10⁹
और बेटा इसका मान होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में ये बात हमने देखा यहाँ पे कि इस के का मान ये हुआ। अच्छा एक बात बताओ, इस के का मान जो कूलम नियतांक है इसका ये क्या है, एसआई मात्रक। अगर के का सीजीएस मात्रक पूछे तो क्या होगा, या सीजीएस मात्रक में के का मान क्या होगा, अगर तुमसे ये पूछे तो क्या होगा। तो आप लोग लिखोगे के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। अब न्यूटन को किस में लिखना है, डाइन में। तो एक बात बताओ, एक डाइन बराबर में, एक न्यूटन बराबर में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। अच्छा बताओ 1 मीटर बराबर में क्या होता है, 10 की पावर माइनस। 1 मीटर बराबर में क्या होता है, सेंटीमीटर में यदि देखा जाए तो सर सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका मान होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आगे देखो, अगर कूलम की बात करूं तो इसे देखा जाए सीजीएस में। अच्छा ये किस में लिख रहा हूं मैं, एमकेएस ये वाली है और ये सीजीएस वाली। सीजीएस में अगर मैं लिखूँ यहाँ कूलम को तो क्या लिखूंगा 3 इंटू 10 की पावर 9 और पीछे क्या लिखता हूँ बेटा ESU। अगर हमारे पास में ये आप लोगों को डाटा समझ में आए तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इन सब के बारे में बता रखा है। आज न्यूटन की जगह मान रखिए, लो सर रख रहे हैं, न्यूटन की जगह क्या मान रखा आएगा सर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है जी, और मीटर की जगह क्या आएगा सर 100 है और ये सेंटीमीटर है, इस पे स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर लगा दो। और कूलम की जगह क्या आएगा सर 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU स्क्वायर है तो सर स्क्वायर लगा दो। यहां तक समझ में आई बात। हाँ सर, अब हम बात करते हैं आगे की ओर, इसे सोल्व करते हैं हम। तो क्या आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ 10 की पावर 5 इंटू 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा भाई 10 की पावर 4 होगा ना। चार दो बार लिखो जब इसे 100 इंटू 100 तो 4 जीरो आ जाएगी, उसको ऐसे लिखो। आगे देखो 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट का मतलब पूरे पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर कितना है 18 और यहाँ क्या आ जाएगा ESU का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा डाइन, क्या बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ एक बात देखो, अगर 9 जीरो से ये जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा और ये 9 जीरो देखो ऊपर ये 4 ये 5 ये भी 9 जीरो है। 9 से देखो बेटा ये 1 बार कैंसिल हो गए, सारे कैंसिल हो गए। तो सीजीएस में बेटा के का जो मान होता है वो 1 होता है और के का जो मान हमने ऐसे लिखा है, किस में लिखा है इसे, इसे लिखा है सर एसआई में, आप किस में बता रहे हो सीजीएस में। तो सीजीएस में क्या लिखोगे डाइन, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा डाइन, यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा ESU का स्क्वायर, स्टेट कूलम का स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास में के की वैल्यू याद होनी चाहिए। बहुत सी जगह आपके पास में देखना ऑब्जेक्ट टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में तो पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। तो ये के का मान हुआ, कूलम का नियम हुआ। अब आगे बात करें इस चीज के बारे में कि कूलम का जो नियम है ये हमने समझा कि इसका सदिश रूप है। अब देखो सदिश रूप को समझने के पहले मैं कूलम के नियम के बारे में कुछ बात बता रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप लोगों के पास यहाँ पे, तो देखिएगा क्या बात हो रही है कि कूलम नियम की निर्भरता, कूलम नियम की निर्भरता क्या सर किस प्रकार से, तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा इस चीज के बारे में कि ये सर डिस्टेंस पे मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर, दोनों आवेशों के गुणनफल पर
और किस माध्यम में रखा है उस पर निर्भर करता है। ये तो बात आप लोगों से नहीं। अब इसमें क्या है कि वेरिएशन करें, अगर हम कैसे करें तो देखना। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, क्या केस फर्स्ट सर? मैंने कहा कि यदि कोई आवेश है Q1 Q2, हाँ सर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, मैंने कि हाँ सर, और ये निर्वात में रखे गए, हाँ सर, इनके बीच में लिखने वाला, ये निर्वात में रखे हुए, इनके मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण जो बल होगा F, वो कितना है बेटा? F है, हाँ सर। इसका मान कितना होगा? तो आप F बराबर में क्या लिखोगे सर? K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। केस क्या है? केस ये है कि यदि केवल दूरी को n गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए तो बल में, तो वैद्युत बल में, तो वैद्युत बल में, तो वैद्युत बल में क्या परिवर्तन आएगा? क्या परिवर्तन आएगा? अब हमारे पास में देखो क्या परिवर्तन आएगा नया बल में, हमने n टाइम्स कर दिया। तो नया बल की अगर आप बात कर रहे हो, मैंने कि हाँ, तो अब आपने F1 Q1 और Q2 दोनों को तो रखा वहीं पे, डिस्टेंस R की जगह आपने NR कर दी, मैंने कि हाँ, अब नई डिस्टेंस मैंने NR कर दी। तो सर F का जो मान होगा वो चेंज तो होगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज कर दिया आपने, और आपको पता है कि डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो बल कम हो जाता है, और डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो बल बढ़ जाता है। तो हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा कि सर K तो का वही है, Q1 Q2 अपॉन R की जगह सर आप अब जो लिखने जा रहे हो वो क्या लिखोगे? R डेस का स्क्वायर, R स्क्वायर तो आएगा लेकिन नहीं डिस्ट। अब यहां पे क्या करेंगे सर? यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R डेस की जगह क्या लिख दोगे? NR, और ये लिख दिया NR। इससे क्या हुआ सर? इससे ये हुआ K Q1 Q2 अपॉन N का स्क्वायर R का स्क्वायर। ठीक है सर, क्या हुआ? तो F डेस बराबर में 1 अपॉन N स्क्वायर को बाहर ले लूं, तो सर क्या बचा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये किसका मान है सर? ये तो पहले जो रखा हुआ था उसका मान है। इसका मतलब पहले वाले जो आपके पास में है, पहली सिचुएशन में जो आपके पास में बल लग रहा था उसका 1 अपॉन N स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास में नए बल का मान F अपॉन में N स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसका डेरिवेशन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें केवल ये सूत्र याद आ, ये कैसे हुआ ये मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन ये आपको आना चाहिए। क्यों? उसका कारण देखो, क्वेश्चन कैसे आता है। आप लोगों के पास में क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से, आपको देखने को मिलेगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? निर्वात में रखे दो आवेश के मध्य 20 न्यूटन का बल लग रहा है, यदि यदि उनके मध्य की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो नया बल
नया वैद्युत बल, नया वैद्युत बल क्या होगा, क्या होगा। तो बच्चों यहां देखिएगा आप लोग कि मैंने कहा कि नया बल, नया बल जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, सर ने भी सीखा है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सर यहाँ दिया हुआ है कि प्रारंभ में उसका बल जो था वो 20 न्यूटन था। अब बोल रहा है कि यदि, कंडीशन तो अब लगाइए तब नया बल आएगा, तो यदि उनके मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाए, मतलब एन का वैल्यू क्या कर दिया जाए, 2 गुना, ये एन का वैल्यू, तो बताओ नया बल कितना होगा। तो एफ डेज की वैल्यू, एफ का मान 20 न्यूटन, और बेटा इसे दुगना कर दिया जाए तो 2 का गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 20/2 का स्क्वायर 4 न्यूटन, 4 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट, और यहाँ पे कितना है आपके पास में 5 न्यूटन। आपके पास में ये इसका आंसर, मतलब आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है तो। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई ऐसा है, दो आवेश है, उन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो 7.5 न्यूटन का है, यदि उनकी जो दूरी है उसको आफ कर दिया जाए, दूरी को क्या कर दिया जाए बेटा, आफ कर दिया जाए, तो नया बल का मान कितना होगा, आधा कर दिया जाए तो बल का मान कितना होगा। तो अगर आपको सूत्र पता है तो एफ का मान कितना है 7.5, आप कर दिया जाए तो 1 आपका स्क्वायर आएगा एन। हाँ सर, बताइए यहाँ पे 7.5 इंटू 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 7.5 इंटू 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 30। अगर आप लोग डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो आपके पास में 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ गया इसका। तो ऐसे आप क्यों इसका आंसर दे सकते हो, जल्दी से इसका आंसर दे सकते हो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। अगर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करा जाए, अगर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात की जाए तो वो क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, कैसे होगा सर, कि यदि किन्हीं तो आवेशों को निर्वात के स्थान पर के परावैद्युतांक वाले वाले माध्यम में रखा जाए, में रखा जाए, तो नए वैद्युत बल का मान क्या होगा। अब हमारे पास में आ रहा है क्या होगा। अच्छा, यहाँ आप लोग चाहो तो इसे केस भी बोल सकते हो, ये सेकंड केस है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है आपके पास में केस सेकंड। अब हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, के वाले प्रावधान होंगे सर कैसे, देखो बेटा आपके पास में ये Q1 और ये Q2, अच्छा जी ये R डिस्टेंस है, ठीक है सर, ये इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो इस प्रकार से है, और ये कहाँ रखा हुआ है सर, ये निर्वात में रखा हुआ है, और निर्वात में रखा है, इसकी विद्युतशीलता कितनी है एप्सिलॉन 0। अब यदि ये वाला जो बल है Q1 और Q2, यदि ये मैंने कहाँ रख दिया, ये किसी माध्यम में रख दिया, ये मैंने क्या रख दिया किसी माध्यम में, जिसका माध्यम की जो वैद्युतांक है वो वैद्युतांक कितना है, या माध्यम जो है उसकी वैद्युतशीलता कितनी है, तो माध्यम की एप्सिलॉन एप्सिलॉन एफ, ये क्या लिखा मैंने, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। मैंने तुमसे कहा था कि भाई ये
अभी जस्ट मैं पढ़ा के आया हूँ इसी लेक्चर में, पीछे की ओर भाई काम में आएगा। और इनकी डिस्टेंस आर है, तो आपसे पूछा है कि बताइए भैया जी अब नए बल का मान क्या हो। क्वेश्चन समझ में आया? तो इस प्रकार का यदि हमारे पास में कोई क्वेश्चन आता है तो उसे अपन कैसे डील करेंगे, तो सुनो भैया। निर्वात के लिए सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे? निर्वात के लिए। अच्छा, निर्वात के लिए क्या होगा? तो हमने कहा भाई निर्वात के लिए हमारे पास में एफ बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। निर्वात के लिए की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, और क्या लिखा Q1 Q2, और अपन में क्या लिख दिया आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करें इस चीज के बारे में, ये निर्वात के लिए। अब माध्यम के लिए बात करें तो माध्यम के लिए, अगर माध्यम के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? उसके लिए आप लिखोगे एफ माध्यम के लिए, उस बल का मान आप बता रहे हो नए एफ डेस, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। माध्यम के लिए एप्सिलॉन एम आएगा, और यहाँ क्या आएगा Q1 Q2, और अपोन में यहाँ क्या आएगा आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। आप टू को इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। देखो क्या होता है उससे। उससे होता है कि एफ डेस अपॉन एफ, अगर इसे डिवाइड करता हूं मैं तो क्या होगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नीचे देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, और अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में कि ये वाली टर्म कैंसिल होगी कि नहीं होगी, हाँ सर होगी। अब बताइए मुझे इस चीज के बारे में कि अगर मैं इसे सोल्व करता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0। ठीक है सर, अगर हमारे पास में ये चीज आती है तो 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन एम आया। अगर मैं यहाँ पे 1/एप्सिलॉन एम इसको नीचे लेके आता हूं तो इसे क्या एप्सिलॉन 0 ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखते तो आप यहाँ पे इसे रहने दो, इसे दे रहने दो, यहाँ इसे कर देंगे अभी। देखो, अगर हमने कहा इस चीज के बारे में कि ये हमारे पास में ये चीज आई, क्या आया कि एफ डेस बराबर एफ अपॉन में एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन एम, ये आया भैया। आपको पता है कि एप्सिलॉन एम का मान एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर होता है, या मैं इसे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर को के भी बोला जाए, पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर को भी कहते हैं के को भी कहते हैं। तो यहाँ पे एफ डेस अपॉन एफ बराबर में एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन एम की वैल्यू जो होगी वह एप्सिलॉन के ऐसा होगा। यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो एफ डेस की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1/के, और यहाँ कितनी आई एफ। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला बना कि एफ अपॉन के, मतलब जो पराविद्युतांक होगा उसका हम क्या कर दें यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल हमारे पास में उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर एफ डेस को हम एफ अपॉन एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। किसी बच्चे के प्रॉब्लम हो तो ये भी सही है। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी यही चीज है के भी, लेकिन कहीं पे के और कहीं एप्सिलॉन आर, दोनों ही नामों से इसे संबोधित किया जाता है, बताया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आते हैं हम यहाँ पे सर किसकी, कि यदि हमारे पास में इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करूं तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 18 न्यूटन है, जो निर्वात में
और रखा हुआ है। यदि इन दोनों आवेशों को इन दोनों आवेशों को समान दूरी, या फिर मैं कहूं इस चीज के बारे में, आवेशों को इसी ही दूरी r पर किसी माध्यम में रखा जाए, किसी माध्यम में रखा जाए तो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का मान कितना होगा। जहां माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, जहां वैद्युतांक कितना है, परावैद्युतांक 2 है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, अगर मैं इसका आंसर बताऊं आप लोगों से, तो बच्चों एक बात बताओ इस चीज के बारे में, यहाँ क्या क्या दे रखा है सर। यहाँ पे जो हमें वो दे रखा है कि इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो बल है वो कितना है, 18 न्यूटन का है, ठीक है। और दूसरी क्या बात दे रखी है, और दे रखा है कि जिस माध्यम में अब इसे रखा गया है उसका परावैद्युतांक सर 2 है, ठीक है सर ये बात भी। अच्छा तो एक बात बताओ, जो नया बल आप लोगों के पास में देखने को मिलेगा वो क्या आएगा, एफ अपॉन के। तो एफ की वैल्यू कितनी है 18, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 9 न्यूटन। तो हमारे पास एफ डेज की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 9 न्यूटन। अगर मैं आगे और बात करता हूं इस चीज के बारे में, तो देखिएगा कि केस थर्ड हमने दूरी बदल ली, एन गुना कर ली, हमने जो हमारे पास में माध्यम था उसे बदल लिया, अब हम आवेश बदल देंगे। कैसे, तो देखो केस, यदि Q1 की जगह क्या रख दिया जाए, Q डैश, Q1 की जगह क्या रख दिया जाए Q1 डैश, और Q2 की जगह क्या रख दिया जाए Q2 डैश, तो क्या परिवर्तन आएगा। इसका मतलब आप लोगों के पास अगर ये निर्वात में रखे हुए हैं तो दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है वैद्युत वो F है। तो F की वैल्यू कितनी होगी सर, वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सर ये तो बात समझ में आई। अब क्या कर रहे हो, अब मैंने कहा कि अब मैं यहाँ से हटाऊं और यहाँ Q डैश रख दूं और Q1 डैश रख दूं, तो सर ये बदल दिया आपने, मैंने कहा हाँ। तो अब बताओ नए बल का मान क्या है, मतलब यहाँ पे Q1 डैश कर दूं, यहाँ Q2 डैश कर दूं, और बाकी की जो अब मैंने कहा कि बाकी की वैल्यू सेम ही है, ये भी निर्वात में है और बेटा ये भी निर्वात में ही है, माध्यम माध्यम नहीं, अब केवल मात्रा आवेशों पर निर्भरता रहेगी। तो नए बल का मान क्या आएगा। तो सर अगर मैं इसके लिए बल के बारे में बात करूं तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया, एक फॉर्मूला यहां से लिख दो। सर कुछ नहीं, यहाँ पे आपने केवल ये चेंज किया है Q1 डैश और यहाँ चेंज किया है Q2 डैश अपॉन यहाँ आएगा आर स्क्वायर। देखिए हाँ, इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसे दे दीजिए 1। जैसे भी आप लोगों ने डिवाइड किया था सेम वैसे के वैसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो सुनिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूं तो देखो यहाँ पे समीकरण 2 को 1 से भाग लगाने पर
भाग लगाने पर क्या होगा, देखिए बताओ। एफ डेस अपॉन एफ अपॉन में एफ डेस की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, के क्यू वन डेस क्यू टू डेस अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू बताइए सर, वो दे रखी है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। सर क्या क्या कैंसिल हुआ, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा क्या क्या कैंसिल हुआ है। सर के कैंसिल हो चुका है, सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मैंने क्या बचा सर क्यू वन डेज क्यू टू डेज अपॉन क्या बचा क्यू वन क्यू टू। ठीक है जी। तो एफ डेज की जो वैल्यू आई वो क्या आई सर, ये क्यू वन डेज क्यू टू डेज अपॉन में क्या है क्यू वन क्यू टू, और यहाँ क्या आ गया सर एफ। ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को आ गया आपके पास में। अब ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के पास में है, तो ये तीन कंडीशन है आप लोगों को याद रखनी है। बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, सीयूटी में क्वेश्चन आते हैं, और नीट में तो आते ही है भैया, ठीक है ना। तो इन्हीं से अगर कोई क्वेश्चन अगर बेस्ट बनता है लेवल का, तो बेटा इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिलाकर ही बड़ा क्वेश्चन डेवलप किया जाता है। अब जहां तक बच्चों को अगर इन के बारे में अगर नहीं पता तो बड़े क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले हम इनको देख लेते, बाकी फिर उस लेवल पे भी आएंगे। हाँ, जहां तक छोड़ेंगे नहीं, जहां तक तोड़ेंगे नहीं, जहां तक छोड़ेंगे नहीं, जहां तक तोड़ेंगे नहीं। अभी तोड़ना बाकी है, तो छोड़ेंगे नहीं अभी तक। आओ जी, हमारे पास में कंडीशन आई, क्या कंडीशन आई कि मैंने कहा कि किसी निर्वात में तो तो आवेशों के मध्य लगने वाला वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल 30 न्यूटन है। ठीक है सर, फिर मैंने कहा कि यदि दोनों आवेशों के स्थान पर 3 गुलाम, हमारे पास में क्या है 3 गुलाम, 3 गुलाम व 4 गुलाम के आवेश रख दिए जाए, रख दिए जाएं, तो नए वैद्युत बल का मान बताओ, बल का मान बताओ, बताओ। जबकि प्रारंभ में आवेश 1 गुलाम व 2 गुलाम। तो हमने यहाँ पे आंसर बताया कि सर हमारे पास में इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि हमसे नया बल पूछा है। अभी सूत्र बताया हमने, पहले सूत्र बताओ Q1 Q2 इम्पेडेंस ये हुए, Q1 Q2 से पहले, और यहाँ पे क्या है प्रारंभिक का आपके पास लगने वाला बल। अब दिया हुआ क्या है ये बताइए सर, दिया हुआ अगर दिया हुआ के बारे में बात करें तो प्रारंभिक में आप लोगों को 30 न्यूटन दे रखा है सर, देखिए। अच्छा, दोनों आवेशों के स्थान पर 3 व 4 गुलाम आवेश रख दिए जाए, इसका मतलब सर ये रख दिए, हमने 3 गुलाम रखे, Q2 की डैश बराबर में 4 गुलाम आवेश। अच्छा, किन के स्थान पे रखा, तो यहाँ पे देखो, जबकि प्रारंभ में आवेश 1 गुलाम और 2 गुलाम थे, तो प्रारंभ में कितना था बेटा 1 गुलाम, और कितना था 2 गुलाम। तो देखिएगा नए बल का मान यहां से अगर मैं रखता हूं तो वहां से दी गई वैल्यू रखिएगा। देखो बेटा Q1 डैश की वैल्यू कितनी 3, Q2 डैश की वैल्यू कितनी है 4, Q1 की कितनी है 1, Q2 कितनी है 2, और F की वैल्यू कितनी है 30।
2 से 2 बार कैंसिल आ गया, 2 से 4 2 टाइम, 2 चो 2 दूना 4, 4 3 दूना 6, 6 तिया 18, 180 न्यूटन का हमारे पास में अवनय बल का मान बन जाएगा। पहले की अपेक्षा यदि हमें यहाँ पे 1 और 2 न्यूटन की जगह 3 और 4 न्यूटन लगा दिया जाए तो अब हमारा मान बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा सर, इस प्रकार से हमने देखा कि यदि हमारे गुलाम बल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चेंज किया जाए तो बताओ फिर क्या होगा, फिर ये चेंज किया जाए तो फिर बताओ क्या होगा, फिर ये चेंज किया जाए तो फिर बताओ क्या होगा। इस प्रकार से अगर हम बात करें इस चीज के बारे में कि अब जो नया हमारे पास में रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि यदि आप लोगों को नेक्स्ट जो हम लेक्चर आएगा कंटिन्यू सीरीज के साथ में वो देखना चाहते हो तो ये हमारा रामसर बायोलॉजी के नाम से एक ऐप है, इसे डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट जो सीरीज है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो नीट सीयूटी और बोर्ड क्लासेस है वहां तक इसे कंप्लीट, वहां तक के लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।